तो देखिए एक ऐसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी बहुत ही कम थी, इतनी कि इसको दूसरे देशों को लूटना पड़ता था। ऊपर से फ्रांस के साथ 100 इयर्स वॉर, ओवर हार्वेस्टिंग और ब्लैक डेथ, इन सब ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। अगर आप मैप में इसका एरिया भी देखोगे, जो कि सिर्फ 1,33,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बहुत ही छोटी कंट्री है। लेकिन अगर आप मैप खोल के इसका एम्पायर देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा है। ये साइज में इतना बड़ा है कि ये दुनिया का 25% लैंड एरिया कवर करता है, 35.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसको लेके आपने एक कहावत भी सुनी होगी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो आखिर इंग्लैंड ने उस वक्त इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे, जबकि फ्रांस और स्पेन जैसे कंट्रीज इससे बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी थी। इन्होंने अपनी कॉलोनीज भी बना ली थी और ऊपर से इनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी भी थी। तो 15th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड में सिविल वॉर्स हो रहे थे, जिसे वॉर्स ऑफ द रोजेस कहा जाता है, हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच, जिसमें लैंकेस्टर जीत जाते हैं और 22 अगस्त 1485 को हेनरी 7 इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। अब जैसे ही हेनरी इंग्लैंड के राजा बनते हैं, ये यहाँ की बहुत सी चीजें सुधारते हैं, जिसमें से एक इंग्लैंड की नेवी भी थी। और ये पीरियड एज ऑफ डिस्कवरी का है, जिसमें कंट्रीज सी रूट के जरिए नई नई कंट्रीज एक्सप्लोर कर रही थी। नए नए आइलैंड्स खोजे जा रहे थे, जिन पे ना तो आज तक कोई गया था और ना ही अब तक किसी ने इनका नाम भी सुना था। इसकी शुरुआत पोर्चुगल ने की और बाद में फिर स्पेन भी इस रेस में उतर गया। और 15th सेंचुरी के एंड तक इन दोनों ने सी रूट के जरिए अफ्रीका, इंडिया और दोनों अमेरिका को खोज लिया था। और आगे जाके तो 1496 में इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट भी हो जाता है, जिसमें वेस्ट वाला पार्ट स्पेन को दे दिया जाता है और ईस्ट वाला पोर्चुगल को, जिसे ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलस कहा जाता है। अब ये रूट डिस्कवर करने के बाद इन्होंने इसके जरिए ट्रेड करना शुरू किया, गोल्ड, सिल्वर, मसाले और शुगर जैसी कई चीजों का। मतलब ये दोनों धीरे धीरे ग्लोबल पावर बनते जा रहे थे और काफी पैसा कमा रहे थे, जिससे इनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। अब ये सुन के इंग्लैंड की नजर भी इस पर पड़ी कि कैसे स्पेन और पोर्चुगल एक साथ सी रूट के जरिए ट्रेड कर रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं और काफी वेल्थ कमा रहे हैं। और ऊपर से स्पेन और पोर्चुगल कैथोलिक नेशन है और इंग्लैंड है एक प्रोटेस्टेंट नेशन, इसलिए इनके बीच ज्यादा जमती भी नहीं थी। इंग्लैंड चाहता था कि कैथोलिक की पावर कम हो जाए और प्रोटेस्टेंट का ओवरसीज पर इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। इसलिए 5 मार्च 1496 को किंग हेनरी जॉन केबर्ट को, जो कि एक इटालियन नेविगेटर और एक्सप्लोरर है, उसको और उसके 3 बेटे को सेल करने की परमिशन देते हैं और कहते हैं कि एशिया जाने का एक ऐसा रूट ढूंढो जो नॉर्थ अटलांटिक से होते हुए जाता हो, और साथ में वो जमीनें एक्सप्लोर करो जो अब तक अननोन हो, खासकर जिनका क्रिश्चियंस को ना पता हो। इसके लिए हेनरी ने इनको 5 जहाज दिए और कहा कि तुमको जितने भी आदमी ले जाना हो ले जाओ इसमें, लेकिन इन सब का खर्चा तुम्हें ही देना होगा। मई 1497 में कबोट अपने साथ 20 लोगों को लेकर ब्रिस्टल से निकल गया। ये आयरलैंड से होते हुए अटलांटिक ओशंस को पार करते हुए लगभग 1 से 1.5 महीने में नॉर्थ अमेरिका में इस जगह पहुंच गए, जिसका नाम न्यू फाउंडलैंड है। वहाँ पहुंचते ही कबोट ने सबसे पहले उस जमीन पर इंग्लैंड का झंडा फहराया, जिससे अब ये जमीन इंग्लैंड की हो गई। इसके बाद ये कई दिनों तक यहाँ रहे और इन्होंने यहाँ रुक के कई चीजें नोटिस की, जैसे कि यहाँ की जमीन काफी फर्टाइल है, अटलांटिक में मछलियाँ काफी ज्यादा है, इतनी कि अब इंग्लैंड को आइसलैंड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब जैसा कि किंग हेनरी ने कहा था कि एशिया जाने का डायरेक्ट रूट तलाश करो, तो कबोट को ऐसा लगा कि वो एशिया में पहुंच गया है और इस वजह से वो यहाँ से आगे नहीं गया और इन्होंने अपने घर की ओर जाने का फैसला किया। अगस्त 1497 को वो ब्रिस्टल पहुंच गए और जो भी उसने वहाँ अचीव किया वो सब किंग हेनरी को बताया। उसकी इस अचीवमेंट को देख के हेनरी ने फिर से कबोट को वहाँ जाने की परमिशन दी जहाँ वो गया था। इस बार ये ज्यादा जहाजों को ले गया और आदमियों को भी, लेकिन भयंकर तूफान आने की वजह से उनके जहाज पूरी तरह से टूट गए और ये अभियान यहीं खत्म हो गया। अब कबोट यहाँ क्लेम तो कर गया था कि ये जमीन इंग्लैंड की है, लेकिन इंग्लैंड यहाँ इमीडिएटली सेटल डाउन नहीं हुआ। ईयर 1558 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बनती है और इस समय इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होता है, जिसके बाद इंग्लैंड और स्पेन पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब इंग्लैंड स्पेन और पोर्चुगल का ओवरसीज में जो डोमिनेंस था उसको कमजोर करना चाहता था और इधर स्पेन और पोर्चुगल अफ्रीका से लोगों को ला रहे थे, उनसे स्लेवरी करवा रहे थे और ऊपर से अमेरिका से सोना चांदी वगैरह भी ला रहे थे। तो क्वीन एलिजाबेथ ने यह सोचा कि क्यों ना स्पेन और पोर्चुगल जो स्लेव्स और सोना चांदी वगैरह ये सब कमा के ला रहे हैं, क्यों ना उसे ही रास्ते में लूट लिया जाए, यानी कि डकैती। और जो इसमें गुलाम पकड़े जाते उनको पकड़ के ये खुद का स्लेव ट्रेड स्टार्ट करना चाहती थी। इस काम के लिए क्वीन ने जॉन हॉकिंस और फ्रांसिस ड्रेक को चुना, जो कि उस वक्त के मशहूर समुद्री लुटेरे थे। जिसके बाद इन्होंने स्पेन और पोर्चुगल के जहाज लूटे और इस वजह से इंग्लैंड की इकोनॉमी अब बढ़ने लगी। अब जैसे स्पेन और पोर्चुगल एक बहुत बड़े एम्पायर्स बन चुके थे, उसी तरह इंग्लैंड के राइटर्स और एडवाइजर्स इंग्लैंड के बारे में सेम सपना देख रहे थे कि इंग्लैंड भी इन्हीं की तरह अपना एम्पायर खड़ा करे, कॉलोनीज बनाए और ट्रेड करे। जियोग्राफर रिचर्ड हेकलर्ट और एडवाइजर जॉन डी ने इसके लिए नक्शे भी बनाए। उसी वक्त जॉन डी ने सबसे पहली बार ब्रिटिश एम्पायर वर्ड का यूज किया। इस वक्त तो फ्रांस ने भी नॉर्थ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बना ली थी। इंग्लैंड ने अपनी सबसे पहली कॉलोनी अपने पास ही के आयरलैंड में बनाई, मंस्टर प्लांटेशंस।
और यहाँ पर इंग्लैंड ने अपने लोगों को बसाना शुरू किया। इसके बाद जून 1578 में क्वीन एलिजाबेथ ने हम्फ्री गिलबर्ट को नॉर्थ अमेरिका में उन लैंड्स को तलाश करने और कॉलोनाइज करने को कहा जो अब तक किसी क्रिश्चियन प्रिंस के कब्जे में ना हो, और इसके लिए उन्होंने गिलबर्ट को 6 साल का टाइम भी दिया। गिलबर्ट सेम ईयर अपने साथ 7 जहाज लेके निकल गया, जिसमें से एक को उसका हाफ ब्रदर वोल्टर रेली लीड कर रहा था, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद वो फिर से ईयर 1583 में निकले कम जहाज लेके, और वे बहुत मुश्किल से न्यू फाउंडलैंड पर पहुंचे एंड अगेन ये जमीन इंग्लैंड के हक में हो गई। लेकिन गिलबर्ट जब वापस आ रहा था तो उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी जगह वोल्टर को अपॉइंट किया गया। वोल्टर ने जो आज का नॉर्थ कैरोलिना है उसके कोस्ट पर सबसे पहली कॉलोनी बनाई, रोनोक कॉलोनी, लेकिन रिसोर्सेस की कमी की वजह से ये कॉलोनी खत्म हो गई। साल 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और ये अपने पीछे कोई वारिस नहीं छोड़ गई, तो जो पहले के स्कॉटलैंड के किंग थे जेम्स 6 वो इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं, जेम्स फर्स्ट नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कॉटलैंड का राजा आखिर इंग्लैंड का राजा कैसे बन गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की ब्लड लाइन सेम है। बात ऐसी है कि इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी 7 उन्होंने स्कॉट्स की रानी मेरी से शादी की थी और जेम्स उन्हीं के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। तो जेम्स क्या करते हैं कि साल 1604 में स्पेन के साथ बातचीत करते हैं ताकि कैसे भी करके इन दोनों के बीच जो दुश्मनी चल रही है वो खत्म हो जाए, जिसके बाद इनके बीच ट्रीटी साइन होती है और पिछले 19 सालों से चल रही दुश्मनी अब खत्म हो जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता है। और इससे उन्हें आगे चल के बहुत फायदा भी होने वाला है, क्योंकि एक तो वो अब तक जो जहाज लूट रहे थे वो अब नहीं करना पड़ेगा और अब ये कहीं भी परमानेंट कॉलोनी बना सकते हैं, क्योंकि स्पेन का खतरा टल चुका था। साल 1606 में जेम्स लंदन की वर्जीनिया कंपनी जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन को नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनी बनाने की इजाजत देते हैं और सबसे पहली कॉलोनी जेम्स टाउन 1607 में बनाई गई कैप्टन जॉन स्मिथ द्वारा। इसी समय के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन जाती है, जिसका काम एशिया में जितने भी ट्रेड होते थे उनको हैंडल करना था। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। वैसे ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज लोगों को अलाउ भी करती थी कि वो चाहे तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली रिस्की होता। वर्जीनिया कंपनी का मेन जहाज सी वेंचर जब जेम्स टाउन कॉलोनी की ओर आ रहा था तो बरम्यूडा आइलैंड से वो टकरा गया और टूट गया, जिसके बाद जो लोग बच गए इसमें वो आइलैंड पर चले गए और ये वाला आइलैंड अब इंग्लैंड के हक में हो गया। जो न्यू फाउंडलैंड था उसको इंग्लैंड ने कॉलोनाइज करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं रहे। इसके बाद भी और भी बहुत सी कॉलोनीज बनी, जैसे कि 1620 में प्लीमथ, जिसे प्यूरिटन अलगाववादियों के एक ग्रुप ने बनाया। वैसे ये लोग पिलग्रिम्स थे और उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके, और ये देख के तो और भी लोग की ओर आए और रिलीजियस कॉलोनीज बनाई। मैरीलैंड को 1634 में बनाया गया रोमन कैथोलिक्स द्वारा, रोड आइलैंड को 1636 में जहां सभी धर्मों के लोग रहते थे, और कनेटिकट को 1639 में। 17th सेंचुरी से पहले बारबाडोस में टेबाको और कॉटन की खेती की जाती थी, लेकिन होता क्या है कि इस वक्त के आसपास यहाँ कुछ सेफार्डिक जूस और डच व्यापारी आते हैं जो कि शुगर केन की खेती करना जानते थे और इन्हें टेक्नोलॉजीज के बारे में भी काफी नॉलेज थी। ये पहले ब्राजील में रह रहे थे, लेकिन इन्हें पोर्चुगीज ने वहाँ से निकाल दिया और इन्हें ये सब चीजें इसलिए पता थी क्योंकि वहाँ पर शुगर केन की खेती होती थी। लेकिन शुगर की खेती करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि मिल्स, बॉइलिंग हाउसेस और स्किल्ड रिफाइनर्स भी। इसका मतलब यही है कि इसे वही कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो। तो बारबाडोस में इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटे स्केल पर। शुरुआत में इसमें काम करने के लिए लोगों को इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से लाया गया, लेकिन इनको वहां से लाना इंग्लैंड को ही महंगा पड़ गया, क्योंकि पहली बात तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आते थे, ऊपर से इनको काफी ज्यादा पे करना पड़ता था, और इसके अलावा ये खुद की जमीन भी मांगते रहने के लिए, और ये सब चीजें प्लांटर्स को जमी नहीं। इसलिए मिड 70th सेंचुरी में इन्होंने गुलाम अफ्रीकन की ओर रुख किया, जो कि एक तो परमानेंटली यहाँ रह सकते हैं, ऊपर से ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते और ये काफी ज्यादा काम भी करते। और कुछ इस तरह अफ्रीका, यूरोप और कैरिबियन यहाँ एक ट्राइंगुलर ट्रेड बन गया। गन्स और टेक्सटाइल जैसी चीजों को यूरोप से अफ्रीका लाया जाता, जिसके बदले में वो गुलाम लोगों को खरीदते। उन गुलामों को कैरिबियन में लाया जाता और वहाँ से शुगर को यूरोप में। ये सारा सिस्टम अफ्रीका के गुलामों पर ही डिपेंड था, और आगे जाके इन गुलामों की डिमांड और बढ़ती गई, जिससे इंग्लैंड एक बहुत बड़ी पावर बन गया स्लेव ट्रेड करने में। ईयर 1672 में इंग्लैंड ने इन स्लेव्स को इधर से उधर सप्लाईज करने का काम रॉयल अफ्रीकन कंपनी को दे दिया, जिसके बाद अटलांटिक स्लेव ट्रेड में इंग्लैंड के शेयर 33% से 74% तक बढ़ गए। यहाँ तक कि जब आगे जाके इंग्लैंड की रॉयल अफ्रीकन कंपनी से मोनोपोली टूट गई, उसके बाद भी उस वक्त ये दुनिया के 1/3 गुलाम बेचते थे, लगभग 35 लाख। इन सब के लिए अंग्रेजों ने वेस्ट अफ्रीका में किले भी बना रखे थे और ट्रेडिंग पोस्ट भी, जेम्स आइलैंड, अक्कारा और बंस आइलैंड, इन सब में। अकेले कैरिबियन में जिन अफ्रीकन डिसेंट की पॉपुलेशन 1650 में 25% थी, वो 1780 में 80% तक बढ़ गई, यानी 130 सालों में 25 से 80। और सेम इसी पीरियड में 13 कॉलोनीज में ये परसेंटेज 10 से 40 हो गया। जिन गुलामों को लाया जाता उनकी जर्नी बहुत ही दर्दनाक होती थी, सही से खाना नहीं दिया जाता और ऊपर से कई बीमारियां भी। इनमें से हर 7 में से एक की आधे रास्ते में ही डेथ हो जाती।
इंग्लैंड इन सब कॉलोनीज से शुगर, टबाको और ये सब चीजें बेच के काफी पैसा कमा रहा था। लेकिन इन सब में हो क्या रहा था कि जो दूसरे बाहर के व्यापारी थे वो भी इसका फायदा उठा रहे थे, खासकर डच व्यापारी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े जहाज थे। तो इंग्लैंड ने 1651 में एक नेविगेशन एक्ट पास किया ताकि उनकी कॉलोनीज से जितना जो भी कुछ ट्रेड हो रहा है उन सब का प्रॉफिट उनके पास ही रहे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब केवल इंग्लैंड के जहाज ही उनकी कॉलोनीज में ट्रेड कर सकते हैं, बाकी दूसरी और कोई नहीं। और जब इंग्लैंड ने ये किया तो कई डच को ये पसंद नहीं आया, जिसके बाद इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए और आगे जाके इसी की वजह से एंग्लो डच वॉर्स भी हुए। टाइम के साथ साथ इन वॉर्स की वजह से डच कमजोर हो गए और इंग्लैंड अमेरिकास में एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गया। साल 1655 में इंग्लैंड ने जमाइका पर कब्जा कर लिया, जो कि स्पेन के अंडर में था, और इसके बाद इन्होंने बहामास में भी अपनी कॉलोनी बना ली। ओवरऑल ये कैरिबियन में अपने एम्पायर को और एक्सपांड करते जा रहे थे। 1670 में इंग्लैंड के नए राजा चार्ल्स सेकेंड अपने कुछ लोगों को HBC यानी हडसन्स बे कंपनी को सेटअप करने की परमिशन देते हैं, और ये कंपनी मेनली फर का व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, रॉबर्ट्स लैंड के एरिया में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। HBC ने यहाँ अपने किले और ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए और जो कुछ भी था वो सेटअप कर लिया। अब यहाँ पास में ही फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी, न्यू फ्रांस में, और ये भी फर का व्यापार करते थे। तो इनकी HBC के साथ कुछ ज्यादा जमती नहीं थी और आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती। अब जैसा कि मैंने कहा था कि साल 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और उसी वक्त के आसपास डच ने अपनी जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको एक कर दिया, और इन सबसे बनती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे शॉर्ट में VOC भी कहा जाता है। अब ये दोनों ही स्पाइसेस, सिल्क और कॉटन से मुनाफा कमाना चाहते थे, और ये जो चीजें हैं वो एशिया में ज्यादा उगाई जा रही थी, खासकर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में। और पोर्चुगीज ने पहले ही यहाँ अपने बेसेस बना रखे थे। तो डच ने क्या किया कि 1620s तक जिन जिन इंडोनेशियन आइलैंड्स पर पोर्चुगीज रह रहे थे उनको वहां से भगा दिया, और फिर VOC और EIC ने एशिया में अपने कदम रखना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने सूरत और मद्रास में अपनी फैक्ट्रीज ओपन की, और डच ने मोल्यूकस आइलैंड्स पर अपने किले बनाए। अब बात जब पैसा कमाने की होती है तो हर कोई किसी से आगे निकलना चाह रहा होता है, और यहाँ तो दो सबसे बड़ी पावर्स हैं, तो ऐसे में लड़ाई होना आम बात है। इन दोनों के बीच भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद एंग्लो डच वॉर होते हैं। डच के पास बहुत ही एडवांस और पावरफुल नेवी थी, जिसकी वजह से उसका इस एरिया में दबदबा था, और ये लड़ाई तब खत्म होती है जब हॉलैंड के विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। VOC इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार कर रही थी, और इंग्लैंड का मेन फोकस इंडियन टेक्सटाइल पर था। अब जैसे ही विलियम राजा बनते हैं, सेम ईयर 27 सितंबर 1688 को इंग्लैंड, डच और स्पेन की सेनाएं फ्रांस के खिलाफ वॉर छेड़ देती है, और ये वॉर अगले 9 सालों तक चलता है। इसी वजह से इसे 9 इयर्स वॉर कहा जाता है। इस वॉर के चलते डच कमजोर हो गए, और इन सालों में इंग्लैंड ने फायदा उठाकर कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, कॉलोनीज बना ली, और एक पावरफुल नेवी भी। कुल मिला के 9 इयर्स वॉर के एंड तक इंग्लैंड ने डच को ओवरटेक कर लिया था। अब ईयर 1700 में स्पेन के राजा चार्ल्स सेकेंड की डेथ हो जाती है, और इनका कोई बेटा भी नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने अपना एम्पायर फिलिप ऑफ अंजो को सौंप दिया। और फिलिप अगर राजा बन गया तो इससे इंग्लैंड, डच और पोर्चुगल मुसीबत में पड़ सकते थे, क्योंकि फिलिप फ्रांस के लुइस 14 के ग्रैंडसन है, यानी कि ये राजा बन गया तो फ्रांस और स्पेन एक हो जाएंगे। इसलिए ये होने से रोकने के लिए इंग्लैंड, पोर्चुगल, डच और रोमन एम्पायर ग्रेट अलायंस बनाते हैं, और इस बार ये फ्रांस और स्पेन के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके बाद वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन होता है। ये वॉर 14 सालों तक चला, और स्पेन का राजा आखिरकार फिलिप ही बना, लेकिन एक ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी ऑफ यूट्रेच, जिसमें यह था कि फिलिप आगे जाके फ्रांस का राजा नहीं बनेगा और फ्रांस और स्पेन एक नहीं होंगे। एंड अगेन इस वॉर में भी फायदा ब्रिटेन को हुआ। इसने जिब्राल्टर और मिनोरका में अपने नेवल बेसेस बना लिए, फ्रांस से इसको कॉलोनीज मिल गई, और ऊपर से स्पेनिश अमेरिका में गुलामों को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंग्लैंड की जगह ब्रिटेन वर्ड का यूज क्यों किया, तो होता ऐसा है कि इन सालों में स्कॉटलैंड भी अपनी कॉलोनीज बनाने का ट्राई कर रहा था, नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिकास में, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई, और इस वजह से उसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से डाउन में चली गई। जिसके बाद ईयर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करती है, और ये दोनों किंगडम्स एक हो जाते हैं, और यहाँ से बनता है अब ग्रेट ब्रिटेन। इधर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी टेक्सटाइल पर भारी मुनाफा कमा रही थी, इतना कि उसने डच कंपनी को ओवरटेक कर लिया, और मिड 18th सेंचुरी तक भारत में मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो गया था। इसी वजह से यहाँ कई लड़ाइयाँ भी हो रही थी, और इसका फायदा ब्रिटिश भी उठाना चाहते थे और फ्रेंच भी। इसलिए फ्रेंच जो है वो बंगाल के नवाब के साथ हाथ मिला लेता है, और ये दोनों मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं। इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं, और अब बंगाल इनके कब्जे में हो जाता है। तो अब फ्रांस के पास ना तो कोई मिलिट्री पावर बची थी, और ना ही भारत में उसकी कोई ज्यादा टेरिटरीज बची थी, और जो था भी उसमें भी उनको ब्रिटेन के अंडर में रह के ही काम करना पड़ रहा था। कुल मिला के फ्रांस का जो भारत में रूल करने का सपना था वो पूरी तरह से टूट चुका था। आगे के कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में और एक्सपांड होती गई। इसने यहाँ अपनी आर्मी भी खड़ी कर दी, जिसमें ज्यादातर भारत के ही लोग थे, जिनको ब्रिटिश ऑफिसर्स लीड करते, और जो
ब्रिटेन और फ्रांस की इंडिया में लड़ाई हुई थी वो आगे जाके और बढ़ जाती है, ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, 7 इयर्स वॉर। और ये वॉर एक ट्रीटी साइन करके खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें यह था कि ब्रिटेन और पर्शिया की इसमें जीत हुई है। इसके बाद तो फ्रांस ने अपनी ऑलमोस्ट सारी कॉलोनीज खो दी थी। न्यू फ्रांस को ब्रिटेन को दे दिया और लुसियाना स्पेन को। इसके अलावा ब्रिटेन को रोबर्ट्स लैंड और फ्लोरिडा भी मिल गया। ओवरऑल ब्रिटेन के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन 7 इयर्स वॉर के चलते इस पर उल्टा कर्जा हो गया और ऊपर से एम्पायर ही इतना बड़ा हो गया था कि इसको डिफेंड करने में जो खर्चा आ रहा था उससे कर्जा और बढ़ गया। और इस कर्जे को कम करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक तरकीब सोची। इन्होंने क्या किया कि जो भी अमेरिकन कॉलोनीज थी वहाँ पर टैक्सेस बढ़ा दिए, ये सोच के कि जो भी कर्जा हुआ है वो अमेरिकन कॉलोनीज पे करेगी। और यही चीज आगे जाके इन पे ही भारी पड़ती है। शुगर एक्ट, इसमें इन्होंने जो बाहर से मसाले आते थे उनका प्राइस तो कम कर दिया, लेकिन ट्रेड रूल्स और कड़े कर दिए। स्टैम्प एक्ट, ये सबसे पहला एक्ट था जिसमें इन्होंने डायरेक्टली कॉलोनीज पर टैक्स लगाया। कागज से बनी जो भी चीजें थी उन पे स्टैम्प लगाना जरूरी कर दिया, जिसके बाद इस पर बहुत ही प्रोटेस्ट हुए और अगले ही साल इसे बंद कर दिया। टाउनसेंड एक्ट, इसमें इन्होंने ग्लास, पेंट, पेपर और टी जैसी जो भी चीजें इंपोर्ट होती थी उन पर टैक्सेस लगाए। कॉलोनिस्ट ने इसका भी विरोध किया और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया, जिसके बाद इनके और ब्रिटेन के बीच टेंशन और बढ़ गई। और ये चीजें और भी तब बढ़ गई जब 5 मार्च 1770 को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कॉलोनिस्ट पर खुलेआम फायरिंग कर दी, जिसमें 5 कॉलोनिस्ट मारे गए, जिसे बोस्टन मैसेकर कहा जाता है। और ये होने के बाद तो आम जनता के बीच एंटी ब्रिटिश की भावनाएं और भड़क गई। और इसके बाद भी ब्रिटिश रुके नहीं, इन्होंने यहाँ एक से एक एक्ट पास किए। 16 दिसंबर 1773 को कॉलोनिस्ट के एक ग्रुप ने, जिसे सन्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया कि ये बोस्टन बंदरगाह पे ब्रिटिश के 3 जहाजों पर गए और वहाँ रखी करीब 350 चाय की पेटियां इन्होंने पानी में फेंक दी, जिसकी कीमत करीब 10,000 यूरो थी। और यहीं से अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। इसके जवाब में ब्रिटेन ने मेन 3 एक्ट पास किए। बोस्टन पोर्ट एक्ट, बोस्टन बंदरगाह तब तक बंद रहेगा जब तक कि डिस्ट्रॉय की गई चाय के पैसे नहीं मिल जाते। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर क्राइम करता तो उनका ट्रायल मैसाचुसेट्स में होता, जहां कॉलोनिस्ट उनको पनिश कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद उनके ट्रायल्स ब्रिटेन या दूसरी कॉलोनीज में कराए जाने लगे, जहां वो आसानी से बच जाते। मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट, इसमें लोकल असेंबलीज की पावर कम कर दी गई और रॉयल गवर्नर की पावर बढ़ा दी गई। और ये कानून सीधे तौर पर कॉलोनिस्ट के अधिकारों के खिलाफ थे। इसके जवाब में 13 में से 12 कॉलोनी के लीडर, जिसमें जॉर्जिया इसमें नहीं था, ये फिलाडेल्फिया के कारपेंटर्स हॉल में इकट्ठे हुए। ये मीटिंग 5 सितंबर से 26 अक्टूबर तक चली और इसमें इन्होंने अपनी कंप्लेंट्स की लिस्ट बनाई, कानूनों को खत्म करने की मांग की और ब्रिटेन पर प्रेशर बन सके इसके लिए ब्रिटिश ट्रेड को बॉयकॉट करने के लिए भी सहमत हुए। लेकिन ब्रिटेन को इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। 19 अप्रैल 1775 को ब्रिटेन की सेना कनकॉर्ड की ओर आगे बढ़ी कॉलोनियल वेपन को जब्त करने के लिए। अब वो कनकॉर्ड पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें वहां भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। और यहीं से ऑफिशियली कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। इसके बाद कॉलोनियल फोर्सेस ने बोस्टन को चारों ओर से घेर लिया, जहां ब्रिटेन की सेना थी, और यहाँ भी इनको भारी नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कॉलोनिस्ट और कॉन्फिडेंस हो गए कि वो भी ब्रिटेन की सेना का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, वो भी इन्हें हरा सकते हैं। ईयर 1776 में कांग्रेस लीडर्स फिर से इकट्ठे हुए और 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से ये कॉलोनीज ऑफिशियली ब्रिटेन से अलग हो गई। इधर ब्रिटेन को ऐसा लग रहा था कि ये जो विरोध हो रहा है वो इसको कैसे भी करके अब भी रोक सकते हैं, इसलिए ये अपनी वेल ट्रेंड आर्मी को इनके खिलाफ भेज देते हैं। और अगस्त 1776 में ये जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी को हराकर न्यूयॉर्क सिटी पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर ये अपना मेन बेस बना लेते हैं और यहीं से वो और सिटीज पर भी कब्जा करते हैं। और ये सब वो लॉयलिस्ट की मदद से कर रहे थे। बाय द वे, लॉयलिस्ट थे तो अमेरिकन कॉलोनीज, लेकिन वो ब्रिटेन की ओर थे। दिसंबर 1776 में वॉशिंगटन आर्मी ब्रिटिश के खिलाफ सरप्राइज अटैक करती है और इसमें ये जीत जाते हैं। अब कॉलोनिस्ट की सारी एक्टिविटीज न्यू इंग्लैंड में हो रही थी, तो ब्रिटेन ने इसको बाकी कॉलोनीज से अलग करने का प्लान बनाया ताकि ये चेन कैसे भी टूट जाए। लेकिन ये इस प्लान में सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर सके एक दूसरे से, और सप्लाईज में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई और ऊपर से उल्टा इन्हें अमेरिकन ने घेर लिया, जिसके बाद जनरल बर्गोइन ने खुद को सरेंडर कर दिया। और सेरेटोगा में इनकी जीत एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है, क्योंकि फ्रांस को यकीन हो गया था कि अमेरिका ब्रिटेन से जीत सकता है और जो ये 7 इयर्स वॉर में हारे थे उसका बदला लेने का भी एक अच्छा मौका मिल गया। ईयर 1778 में फ्रांस ऑफिशियली यूएस के साथ मिल गया और इसने अपने हथियार, पैसे, सैनिक ये सब यूएस को भेजे, स्पेशली इनकी नेवी। आगे जाके स्पेन और डच भी यूएस के साथ हो गए और देखते ही देखते ये रिवॉल्यूशन ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो गया। इन सब में फ्रांस ने सबसे ज्यादा हेल्प की। एक तो ये अमेरिकन ट्रूप्स को ट्रेन कर रहे थे, दूसरा ये ब्रिटिश सप्लाईज को भी रोक रहे थे।
जिससे ब्रिटिश आर्मी कमजोर पड़ रही थी। अब ब्रिटिश के पास सप्लाईज भी नहीं थे और उनका कॉन्टेक्ट उनकी नेवी से भी नहीं हो रहा था। तो ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस क्या करते हैं कि ये अपने आर्मी को लेकर यॉर्कटाउन पहुंच जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी नेवी इन्हें सप्लाईज भी दे देगी और ये उनसे कनेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन इनका ये फैसला इन पे ही भारी पड़ जाता है। यहाँ से जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रेंच कमांडर को ब्रिटेन की सेना को घेरने का एक मौका मिल जाता है। इनकी आर्मी साउथ की तरफ से आगे बढ़ती है और फ्रेंच नेवी चेसापिक बे की तरफ से, जिसको एडमिरल डी ग्रेस लीड कर रहे थे। कुछ ही दिनों में ये यॉर्कटाउन को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसके बाद कॉर्नवालिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि एक तो इनके पास पहले ही सप्लाईज की कमी थी और ऊपर से अलाइस इन पे लगातार हमले भी कर रही थी। इसके चलते 19 अक्टूबर 1781 को ये सरेंडर कर देते हैं। इस हार के बाद तो ब्रिटेन को भी लग गया था कि अमेरिका से उलझना मतलब खुद को ही कर्जे में डालने जैसा है, जिसके बाद 3 सितंबर 1783 को किंग जॉर्ज III ट्रीटी ऑफ पेरिस पे साइन करते हैं और यहाँ से ऑफिशियली अमेरिका आजाद हो जाता है। अमेरिकास में अपनी 13 कॉलोनीज खो के ब्रिटेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर की कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद ये अपना रुख एशिया और अफ्रीका की ओर करता है, जहाँ इसने पहले ही अपने कदम जमा लिए थे और आगे जाके नई नई जगह एक्सप्लोर करता है, कॉलोनीज बनाता है और यहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटेन के सेकेंड एम्पायर की।